एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होने वाला है। आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से जो ये कंटेंट लिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको लाइन बाय लाइन। पहला कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है ना, किसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अलाउंस किस निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से, मतलब जो राज्य से रिलेटेड है समझ लीजिए राज्य के संचित निधि से, और जो सेंटर से रिलेटेड है उस सेंटर केंद्र के संचित निधि से, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय के हो जाता है ना न्यायाधीश, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, तो उनका जो भत्ता अलाउंस मिलता है वो मिलता सेंटर यानी केंद्र की संचित निधि से। लेकिन ये उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है, यानी राज्य की बात की जा रही है, राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी इलीगल है ना। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलीगल है, तो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति, तो पहला कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधि वेता, ओके। नेक्स्ट कहता है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को, ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 62 वर्ष। फिर नेक्स्ट कहता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं, तो परमादेश यानी मैंडामस, ठीक है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं, परमादेश मैंडामस। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो 25, ठीक है। लेटेस्ट है ये आपका। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्र मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, तो उत्प्रेषण सर्टिओररी। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता, अधिकरण न्यायाधीश ट्रिब्यूनल जज, ठीक है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद आपका दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। तो आपका दिया हुआ है कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो, ये हमारा अनुच्छेद 214 में मेंशन है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएँ। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना। 219 में कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। फिर 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध।
फिर हो गया 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। फिर 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। फिर आपका 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर आपका 224 कहता है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आगे है आपका 224A उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर कहता है 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कहता है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। फिर कहता है 226A अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त। फिर 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिचन की शक्ति। 228 कहता है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। और जो आपका 228A हो गया राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। ठीक है, फिर 229 क्या कहता है आपका कि पदाधिकारी तथा सेवक की एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। फिर 230 कहता है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। और 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो आगे कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। ठीक है, जो पेंशन होता है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, देखो एक वेतन हो गया, भत्ता हो गया, अलग चीज़ हो गया, पेंशन अलग चीज़ हो गया। जो पेंशन होता है वो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति तथा क्षेत्राधिकार। जो हमारे टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उनका जो है कहाँ कहाँ स्थापना हुई है। ठीक है, तो पहला जो स्थापना हुआ था कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, तीनों एक साथ हुआ था, आप जानते हैं 1862 में मुंबई, 1862 में मद्रास, 1862 में। तो कोलकाता का जो राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और मुंबई का कौन होगा, तो महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और गोवा। ठीक है, तो कोलकाता का मुख्य खंडपीठ कौन है, कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है इसका। और मुंबई का, मुंबई में हो जाएगा नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास 1862 में स्थापना हुआ, इसका जो है राज्य क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुडुचेरी। और मुख्य पीठ और खंडपीठ आपका हो जाएगा मद्रास। कर्नाटक का स्थापना वर्ष हुआ 1884 में और राज्य क्षेत्रीय अधिकार हो गया कर्नाटक। और मुख्य पीठ और खंडपीठ हो गया बेंगलुरु। ठीक है, इलाहाबाद 1866 में, उत्तर प्रदेश आपका हो गया राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। और मुख्य पीठ और खंडपीठ हो गया इलाहाबाद, लखनऊ में खंडपीठ। पटना, पटना में क्या कहता है कि 1916 में स्थापना हुई थी, बिहार में है ये। और आपका पटना मुख्य पीठ है। फिर आपका जम्मू कश्मीर 1928 में स्थापना हुआ था, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और इसका जो मुख्य खंडपीठ है आपका श्रीनगर व जम्मू। मध्य प्रदेश में 1956 में स्थापना हुई थी। तो ये जो है कहाँ पर राज्य क्षेत्रीय अधिकार है, तो इसका मध्य प्रदेश क्षेत्रीय अधिकार है। और इसका जो खंडपीठ है वो जबलपुर में है। ठीक है ना, पंजाब व हरियाणा दोनों का कंबाइन है। और ये 1966 में स्थापना हुआ था। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये आपका क्षेत्राधिकार है। और चंडीगढ़ इसका मुख्य खंडपीठ है। गुवाहाटी 1948 में हुआ था। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी हैं इसका क्षेत्राधिकार। और इसका जो खंडपीठ है गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला में खंडपीठ है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में कहता है आपका स्थापना 1948 में हुआ था। उड़ीसा इसका है आपका क्षेत्राधिकार और खंडपीठ है आपका कटक। राजस्थान, राजस्थान 1949 में स्थापना हुआ था। राजस्थान इसका क्षेत्राधिकार है और इसका खंडपीठ है जोधपुर, जयपुर में खंडपीठ है। केरल, केरल 1956 में हो गया और इसका क्षेत्राधिकार हो गया केरल व लक्षद्वीप। और इसका जो खंडपीठ है वो आपका हो गया एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। ठीक है ना, अब है आपका गुजरात। गुजरात का स्थापना 1960 में हुआ था और इसका जो क्षेत्र अधिकार है आपका गुजरात और
इसका जो आपका खंडपीठ है वो अहमदाबाद, दिल्ली 1966 में स्थापना हुआ था। दिल्ली इसका क्षेत्र अधिकार हो गया और खंडपीठ भी आपका दिल्ली है, तो दिल्ली 1966, ठीक। हिमाचल प्रदेश 1967 में स्थापना हुआ था। हिमाचल प्रदेश इसका क्षेत्र अधिकार है और शिमला में इसका खंडपीठ है, ठीक है। सिक्किम में आपका 1975 में स्थापना हुआ था और सिक्किम इसका क्षेत्र अधिकार है और आपका गंगटोक इसका जो है खंडपीठ है। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्र अधिकार है, बिलासपुर इसका खंडपीठ है। उत्तराखंड 2000 में स्थापना हुआ था और उत्तराखंड इसका है आपका क्षेत्र अधिकार और नैनीताल इसका खंडपीठ। झारखंड 2000 में स्थापना हुआ था। झारखंड आपका है गया क्षेत्र अधिकार और रांची हो गया आपका खंडपीठ। मेघालय 2013 में स्थापना हुआ था और इसका जो क्षेत्र अधिकार है आपका मेघालय और आपका खंडपीठ हो गया शिलोंग। मणिपुर 2013 में स्थापना हुआ था और मणिपुर इसका हो गया आपका क्षेत्र अधिकार और खंडपीठ हो गया इम्फाल, ठीक है। त्रिपुरा 2013 में स्थापना हुआ था। त्रिपुरा इसका हो गया आपका क्षेत्र अधिकार और खंडपीठ हो गया अगरतला। तेलंगाना 2019 में स्थापना हुआ था। तेलंगाना इसका हो गया क्षेत्र अधिकार और हैदराबाद हो गया आपका खंडपीठ। आंध्र प्रदेश 2019 में स्थापना हुआ था। आंध्र प्रदेश इसका हो गया क्षेत्र अधिकार और आपका खंडपीठ हो गया अमरावती, ठीक है ना। तो ये है आपका टोटल, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन खंडपीठ। पूछ देता है तेलंगाना का जो है हाई कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, तो हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश का अमरावती, त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। ये तो क्षेत्र अधिकार हो गया, लेकिन ये है मेघालय में कहाँ जाएंगे कि आपको हाई कोर्ट मिलेगा, तो शिलोंग जाना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ जाइएगा, तो नैनीताल। नेक्स्ट है आपका कि 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है जो भी अल्टर होता है, जैसे अंडमान निकोबार जो है वो कोलकाता के रीजन में आता है, तो इसी तरीके से हर 8 अपना अपना किसी से लिंक है। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान को एक अस्थायी खंडपीठ है, ठीक है। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब ये कह सकते हो जज है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ जजेस की भी आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सभी को क्या है, सेपरेट मिला हुआ है एक अस्थायी खंडपीठ, ठीक है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, ठीक है, धारवाड़ और गुलबर्गा, ओके। आगे है आपका निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो 3 माह तक, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ठीक है। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। आगे कहता है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी अन्ना चंडी थी और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रहा है, लीला सेठ थी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स।